हफ्ते की दमदार शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। लंबे वीकेंड के बाद दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल। अमेरिकी बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर और भारतीय बाजारों में भी एक दमदार बड़े गैप के साथ। छोटे हफ्ते में कैसा रहेगा ट्रेड और क्या करें आप, रहेगा फोकस इसी पर। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और ग्लोबल मार्केट्स ने भी होली का त्योहार मनाया है। जबरदस्त एक्शन फ्राइडे और मंडे को आते हुए दिखा। आज उसका भारतीय बाजार पर क्या इंपैक्ट रहेगा, यही जानेंगे अनिल सर के साथ। तो सर गुड मॉर्निंग, बताएं आज के अहम ट्रिगर्स क्या हैं। इस छोटे हफ्ते में जहां फिर से शुक्रवार को है बाजार बंद, 3 दिनों की ट्रेडिंग। लेकिन इस 3 दिनों की ट्रेडिंग से पहले कुछ अच्छे कुछ कमजोर संकेत। पहले महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 40,000 से ज़्यादा नए मामले रविवार को आए हैं, तो ये चिंताएं थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, स्पेशली महाराष्ट्र में। लेकिन अमेरिकी बाजारों से बेहद दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। 2 सत्रों में एक तो कल और दूसरा शुक्रवार डाउ 550 अंक चढ़कर बंद हुआ है दोनों दिनों को मिलाकर, और रिकॉर्ड हाइज पर बंद हुए। कल फिर से अमेरिकी बाजारों में नए रिकॉर्ड बने और डाउ फ्यूचर्स सपाट बंद होते हुए दिख रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी दमदार तेजी के साथ 14,800 के करीब खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है, और प्रीमियम निकाल कर भी देखें तो 200 सवा 200 पॉइंट की तेजी बनने के पूरे आसार आप देख सकते हैं। एक और धमाकेदार लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाइए। और अगर पिछली 2-3 लिस्टिंग से आपको निराशा मिली है और मूड माहौल आपका थोड़ा कमजोर हुआ है, तो आज फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे नज़ारा टेक की लिस्टिंग पर। तो यहां पर रहेगा दमदार एक्शन, इस पर रखिएगा नजर। आज के लिए थोड़ी देर में बताएंगे कहां होगी लिस्टिंग, क्या करें आप। बिल्कुल सर, तो नई लिस्टिंग पर नजर है और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स भी फ्राइडे को बंद रहेंगी। तो एक छोटा हफ्ता है हमारे लिए, तो सिर्फ 3 दिनों के ही ट्रेडिंग सेशन है, तो उस पर भी समझना चाहेंगे सर। एक थोड़ा ग्लोबल एक्शन पहले समझ लेते हैं जो पिछले 2 दिनों में हुआ है। डाउ में हमने देखा कि लगभग 550 अंकों का उछाल है, नए रिकॉर्ड पर है। S&P ने फ्राइडे को नया रिकॉर्ड बनाया, और वो जो जहाज अटका हुआ था सुएज कनाल में सर, वो भी फाइनली फ्री हो चुका है। तो ग्लोबल मार्केट्स तो अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल दीप, इससे बढ़िया संकेत तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और मतलब हम जब शुक्रवार को बंद हुए तो मुश्किल से 70-80 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे। उसके मुकाबले में 450 अंकों की तेजी शुक्रवार को हुई, 100 अंकों की तेजी कल हुई। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। और ये सब कुछ बढ़िया तब हुआ है दीप, जब 2 खराब बातें हुई है अमेरिका में। एक, बॉन्ड यील्ड फिर से 1.70 के ऊपर निकलता हुआ है। 1.71 के आसपास अमेरिका के बॉन्ड यील्ड हुए, अब तो 1.74 है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि बॉन्ड यील्ड को नज़रअंदाज करते हुए दिख रहे हैं इक्विटी मार्केट, और उनका ये समझना है कि बॉन्ड यील्ड की बढ़ोतरी अभी फिलहाल बैक सीट पर है। अमेरिका में इस हफ्ते शायद एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्टिमुलस पैकेज आ सकता है, उस पर बाजार की नज़रें ज़्यादा है। फ्यूचर पर बाजार की नज़रें ज़्यादा है कि इस स्टिमुलस पैकेज से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ी गति मिल सकती है, और वो गति मिलना, अर्थव्यवस्था में रिकवरी होना, जाहिर सी बात है बॉन्ड यील्ड को ऊपर ले जाएगा, तो कोई खास चिंता की बात नहीं। तो एक बड़ी बात को नज़रअंदाज किया है। दूसरी बड़ी बात जो आर्क जियोस को लेकर जो एक हेज फंड है जिसके दिवालिया होने की खबरें आती हुई दिख रही है, जिनको भारी भरकम नुकसान होने की खबरें आती दिख रही है, और जिनके चलते क्रेडिट स्विस और नोमुरा जैसे बड़े दिग्गज बैंकर्स भी मुश्किल में आते हुए दिख रहे हैं, उस खबर को भी पिछले 2 दिनों में बाजार ने नज़रअंदाज किया। ये डर है कि उनकी बड़ी एक बिकवाली हो सकती है, उनकी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है। उन्होंने की भी है, लेकिन उसके बावजूद बाजार बड़ी मजबूती के साथ बंद हुआ है। ये समझें कि ये एक कंपनी स्पेसिफिक या इन्वेस्टर स्पेसिफिक या हेज फंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ग्लोबल मार्केट्स पर, स्पेशली अमेरिकी बाजारों पर उसका शायद ज़्यादा असर ना पड़ता हुआ दिखे। तो 2 खराब खबरों को नज़रअंदाज किया है अमेरिकी बाजारों ने, और इस बीच एक राहत वाली खबर, अच्छी खबर ये कि सुएज नहर में जो जहाज अटका हुआ था उसे क्लियर किया गया है, और अब फिर से ट्रैफिक फिर से होता हुआ दिखा। हालांकि वो अलग बात है कि उसके बाद कच्चा तेल ओपेक की बैठक से पहले मजबूत होता हुआ दिखा है, बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन ढेर सारे ग्लोबल एक्शन हुए हैं पिछले 3 दिनों में, स्पेशली कल भी जब हम छुट्टी मना रहे थे। लेकिन ओवरऑल अच्छी बात यह है कि इंडाइसेस, बाजार इन ग्लोबल एक्शन में पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा असर अपना डालते हुए दिख रहे हैं बजाय नेगेटिव। तो सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है, जहां एक और हम पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ दीप ध्यान में रखने वाली बात है, और वो ये है कि 2 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। पहला, पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई है, 2 खराब खबरों को नज़रअंदाज किया है। तो अब आज के सेशन में शाम को आपको ये देखना है कि डाउ फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड करते हुए दिखते हैं, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड
फिर से 1.75 के आसपास आना थोड़ी सी खतरे की घंटी है। और दूसरा ये कि अगर जो हेज फंड दिवालिया होने के कगार पर जिनको लेकर मुश्किलें आ रही, अगर बाजार का मूड माहौल कहीं वहाँ से थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखे तो इन दो फैक्टर्स पर नज़र रखनी है, सावधानी रखनी है। परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, खाली एक आंख आपकी इस पर होनी चाहिए कि क्या वाकई में डाउ फ्यूचर्स और अमेरिकी बाजार 2 दिनों के बड़े उछाल के बाद उस पर रिएक्शन देने के मूड में हैं क्या। तो दिन भर ये एक फैक्टर है जो हमारी नज़र में रहेगा। इसके अलावा ग्लोबल संकेत बेहद मजबूत है, इससे बढ़िया संकेत आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। और अगर ये तो कल होली की छुट्टी नहीं होती तो कल डेफिनेटली बाजार बढ़िया अच्छे हरे रंग के साथ होली ज़रूर मनाता। तो वो भरपाई दीप हम आज पूरी करने की कोशिश करेंगे जी। बिल्कुल सर, तो फ्राइडे के अच्छे सेशन के बाद आज एक बार फिर से दमदार सेशन के लिए हो जाइए तैयार, जिस तरह से ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं। और सर ये तो आपने पहले ही हमें बता दिया था, जब हम फ्राइडे को बात भी कर रहे थे तो आपने कहा था कि अप्रैल सीरीज के लिए आप बुलिश हैं और आप एक बड़ी मूव आते हुए देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये मूव तो पहले हफ्ते में आती हुई दिख रही है सर। इतना जल्दी आएगी ये अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि सीरीज की शुरुआत में जिस तरह से एफआईज अपनी लॉन्ग पोजीशन को एकदम लोअर लेवल पर रोल ओवर करते दिखे, और उसी के दम पर हम कह रहे थे कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि एफआई इतनी कम लॉन्ग पोजीशन के साथ सीरीज में शुरुआत करें। महज 62% लॉन्ग पोजीशन थी, तो जाहिर सी बात है होना है। आज देखिए दीप, एक ही दिन में 62 से 71% पर एफआईज की लॉन्ग पोजीशन पहुंची है। तो 2-3 कारण थे। एक, स्टॉक्स में आपको 1 करोड़ शेयर के नीचे 90 लाख शेयर से नीचे के रोल ओवर्स वहाँ पर होते हुए दिखे, वो एक पॉजिटिव संकेत था। दूसरा, जो रोल ओवर्स भारी भरकम हुए 3 सीरीज़ के मुकाबले में निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि शॉर्ट रोल ओवर्स काफ़ी हुए हैं और एफआईज अपनी शॉर्ट्स को ज़्यादा रोल ओवर करते हुए दिखे। तो एक ट्रिगर की हल्की सी ज़रूरत थी जो आपको शुक्रवार के सेशन में मिल गया, और शुक्रवार के सेशन में आप 14,575 के अहम लेवल तक पहुँचे और बंद 14,500 पर हुए। अब यहाँ से जो हम कह रहे थे कि 14,500 14,575 पहला पड़ाव है जो मेक और ब्रेक लेवल का है, और इसके ऊपर आप 14,700 से 25 से लेकर 14,800 की रेंज तक जाते हुए देखेंगे। आज उस दूसरे पड़ाव तक पहुंचेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना ठीक है। जो आपने करेक्शन 14,333 से देखा, नीचे में 14,250 के आसपास तक 264 का, करीबन समझ लीजिए 1100 पॉइंट का। इस 1100 पॉइंट का करेक्शन में करीबन आप 500-600 पॉइंट वापस बढ़ सकते हैं, यानी कि 14,800 तक का एक रिकवरी बनता है। अगला बड़ा एक्शन तब होगा जब 14,900 14,950 की रेंज को बाजार पार करके टिके। तो आज के लिए आपके लिए 14,750 14,800 के आसपास, ब्रॉडली कहूँ तो 14,700 14,800 ये वो रेंज है। इस पर बाजार ठीक उसी तरह से वक्त बिताना चाहिए जैसा शुक्रवार के सेशन में 14,500 से 14,575 की रेंज में बाजार ने पूरा दिन निकाला 75 पॉइंट की रेंज में। आज भी वही 75-100 पॉइंट की रेंज होनी चाहिए। अल्टीमेटली अब यहाँ से दीप बड़ी तेजी तब बनेगी जब 14,800 के पार निकलकर बाजार टिके, बंद होता दिखे, तो आप और बड़ी तेजी के लिए तैयार होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप पहले सपोर्ट लेवल को पार कर चुके हैं जो शुक्रवार का था, आज दूसरा सपोर्ट लेवल है, और तीसरा सपोर्ट लेवल आपका 14,875 से 14,950 का बनेगा जो आपका टारगेट होगा, और वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली करने की राय होगी अगर हम आज या अगले 2-4 ट्रेडिंग सेशन में कभी वहाँ पर पहुँचते। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कुछ एफआईज की और खरीदारी, कुछ मजबूत ग्लोबल संकेतों की जरूरत होगी। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मेक और ब्रेक रेंज में पहुंचे हैं जो आपके लिए 14,700 से 14,800 की निकल कर आती है। इस रेंज में आज बाजार वक्त बिताने की कोशिश कर सकता है। जहां तक सीरीज का सवाल है, आमतौर पर हम उम्मीद लगा रहे थे कि 3 से 4% की तो कम से कम तेजी बनती है। अब इस 3 से 4% की तेजी सीरीज दर सीरीज है। इसका मतलब दीप ये कि कम से कम आप इस सीरीज में 14,700 के ऊपर बंद होते हुए दिखे, और अगर 14,900 के ऊपर बंद हो तो कहना ही क्या है। इस बीच में हो सकता है आप उससे ज़्यादा बढ़ें। इसका मतलब ये नहीं कि 2 से 4% की ही तेजी होगी। क्लोजिंग बेसिस पर 2 से 4% निफ्टी मजबूत होना चाहिए अप्रैल के सीरीज में, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि वो अलग बात है कि शुरुआत के पहले 2-3 दिन में ही वो 2 से 4% की तेजी एक बार तो आपकी बनती हुई दिख रही है। तो इस तेजी पर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए एंजॉय करना है। दूसरी अच्छी बात यह भी है कि काफ़ी ट्रेडर्स हल्के हो चुके हैं। मार्च का महीना है, आमतौर पर लोग अपनी पोजीशन से निपटाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ब्रोकर्स अपनी फंडिंग कम से कम कर लेते हैं, ओपन पोजीशंस कम से कम रखना चाहते हैं, इसलिए एक्टिविटी कम है। तो अप्रैल की शुरुआत होते ही 1 अप्रैल के बाद से आप
बाजार में एक्शन को और बढ़ते हुए देखेंगे और फिर आपको ज़्यादा तेज़ी बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि आपके पास फंड्स ज़्यादा होंगे, रिलीज फंड्स ज़्यादा हो जाएंगे, ब्रोकर्स के पास वो एक कुशन हो जाएगा, इन्वेस्टर्स के पास कुशन हो जाएगा, और इस वजह से मैं अप्रैल की सीरीज़ को लेकर पॉजिटिव हूँ और बुलिश हूँ। तो देखते हैं कुछ और फायरवर्क्स, इसका इंतजार कीजिए दीप, यहाँ से भी ऊपर जाना है बाजार को, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। बिल्कुल, और यहाँ से ऊपर जाना है। और अनिल जी ने हमें फ्राइडे को ही बता दिया था कि अप्रैल सीरीज दमदार एक्शन के लिए तैयार हो रही है। फ्राइडे को अच्छा एक्शन रहा, आज फिर से आपको बढ़िया एक्शन दिखेगा। एक बार देख लेते हैं फ्राइडे को अनिल जी ने मार्केट और अप्रैल सीरीज के बारे में क्या कहा था। इसके मुकाबले में आप देखें तो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 14% कम है सीरीज की शुरुआत में, यानी कि एफआईज बहुत हल्के हो चुके हैं, और अगर हल्के हैं तो यहाँ पे खरीदारी का मौका भी बनता है, शॉर्ट करने का मौका कम भी हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर सकते हैं, और अप्रैल की सीरीज आमतौर पर बाजार के लिए अच्छी रहती है। तो मैं अप्रैल की सीरीज को लेकर पॉजिटिव नहीं हूं, बुलिश हूं। शब्दों पे गौर करिएगा, पॉजिटिव नहीं, मैं बुलिश हूं। 2 से 4% तक की मजबूती अप्रैल की सीरीज में आपको निफ्टी में दिखे तो ये रीजनेबल है, इतना बनता है। 2 से 4% की मजबूती तो पहले हफ्ते में ही आ गई, पर बुलिश सेटअप है और यहां से और एक्शन बनते हुए दिखता है। स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो सर, आज के एक्शन को समझना चाहूंगा। आज तो ज्यादातर संकेत पॉजिटिव या न्यूट्रल की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं। बिल्कुल दीप, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव से हल्के से न्यूट्रल साइड में रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव है। घरेलू फंड्स के संकेत सरप्राइजिंगली पॉजिटिव है, जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। एफआईएस के संकेत तो मैं मान के चल रहा था कि पॉजिटिव आएंगे, लेकिन घरेलू फंड ने थोड़ा सरप्राइज दिया है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, जो नेगेटिव से सीधा 2 स्टेप ऊपर, नेगेटिव से न्यूट्रल भी नहीं, सीधा पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल होता हुआ दिखा है, क्योंकि आपको 14,500 के ऊपर की क्लोजिंग फिर से मिली है। ये आपके लिए आज के संकेत है। रेंज आप देख लीजिए, 14,550 से 14,600 की रेंज दिन के लिए सपोर्ट के तौर पर, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मानकर चल रहा हूँ हम एक बड़े गैप के साथ खुलेंगे, जो दिख भी रहा है। तो एक गैप से खुलने के बाद आपके लिए 14,550, 14,600 दिन के लिए सपोर्ट होगा। इसके नीचे 14,475, 14,500 मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर बड़ी खरीदारी की रेंज आपके लिए बनेगी। ऊपरी स्तरों पर 14,725 से 14,800, ये 75 पॉइंट की रेंज है, जहां पर बाजार वक्त बिताने की कोशिश करेगा। और एक बार 14,800 के पार निकलकर टिका और बंद होते हुए नजर आया, तो अगला टारगेट आपका 14,875 से 14,950 का होगा, और वो एक अच्छा टारगेट होगा जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट्स भी करने चाहिए। वो आज का आज हो, संभावना कम है, क्योंकि आप 400 पॉइंट 500 पॉइंट बढ़ेंगे, इसकी संभावना तो कम है, लेकिन हाँ 250-300 पॉइंट तो आराम से बढ़ सकते हैं। तो 14,725, 14,800 इस रेंज तक तो आप पहुंचेंगे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से और बड़ी तेजी बने तो ये वो रेंज है ऊपर की, जहां बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अंडर परफॉर्मेंस है, जितनी तेजी हम चाहते हैं देखना उतनी हुई नहीं, शुक्रवार को भी नहीं। तो 33,375, 33,600 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है दिन के लिए, गैप से खुलने के बाद। मेरा ये समझना है कि 33,850, 34,000 के आसपास कहीं खुलने चाहिए, इस रेंज के आसपास 33,850, 34,000 की रेंज में। तो पहला ऊपर का लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए बनकर आता है वो 34,175 का है, और उसके ऊपर निकले तो 34,325, 34,500 ये वो अगली लेवल होगी जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखेगी। लेकिन फिर भी दीप, यहां उतनी स्ट्रांगली प्रॉफिट बुकिंग या बेचने की राय नहीं दूंगा जो मैं 14,950 के आसपास निफ्टी पर दे रहा हूं। बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आपको आगे सरप्राइज कर भी सकता है, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। एग्रेसिव शॉर्ट का लेवल उस वक्त देखेंगे जब इन लेवल्स पर बाजार पहुंचेगा। तो इन लेवल्स पर आपको बड़े लेवल्स के, बड़े सपोर्ट और रुकावट के लेवल के लिहाज से रखनी है नजर। जी दीप, क्लियर है सर। तो ये तो रही दिन की बड़ी रेंज, पर आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ये बताएं सर। पहले मैं आपको रेंज भी बता दूं, 14,600, 14,750 दिन की छोटी रेंज है, 14,550, 14,775 दिन की मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज के तौर पर मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर 14,800 पार किया तो फिर 14,875 ऊपर का लेवल बनेगा, और नीचे 14,525, 14,507 पर हम बंद हुए हैं शुक्रवार को, उसके आसपास आप बड़ा सपोर्ट मान सकते हैं। तो ये बड़ी रेंज है जिस पर करना है आपको फोकस। बैंक निफ्टी
33,600 मैं उम्मीद कर रहा हूँ 33,850 34,000 की रेंज में कहीं बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। तो 33,600 ये आपका पहला सपोर्ट हो जाएगा और 34,000 पहला लेवल ऊपर की तरफ का। मीडियम रेंज 33,375 34,175 की बनेगी और बड़ी रेंज 33,150 34,325 की है। नीचे 33,000 ऊपर 34,500। ये ब्रॉडली 1,500 पॉइंट की रेंज है आपके लिए, जिस पर आपको फोकस करना है बैंक निफ्टी के लिहाज से। तो 33,200 से लेके 34,200 से लेके 34,500 की रेंज में बैंक निफ्टी कहीं न कहीं रुकना चाहिए। किन लेवल पर रुकता है, और एक बार 34,500 को पार किया तो फिर बैंक निफ्टी अलग रेंज में जाने की तैयारी करता हुआ दिखेगा, बड़ी तेजी की तैयारी करता हुआ दिखेगा। ठीक वैसे ही जैसे 14,800 के ऊपर, तो 34,500 ऊपर बैंक निफ्टी पर, 14,800 ऊपर निफ्टी पर। ये दो लेवल आपको बड़े ब्रेकआउट के संकेत देंगे अगर बाजार इनके ऊपर बंद होने की कोशिश करता है। तो अब ऊपर के हिसाब से आपको इन दो लेवल्स पर नजर रखना है, 14,800 34,500। सिंपल। जी दीप। क्लियर है सर, 14,800 और 34,500 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अच्छा सर, फ्राइडे की तेजी में फिर एफआईएस की पोजीशनिंग पीसीआर कुछ बदलाव हुए हैं? बड़ा बदलाव हुआ है दीप, 62% से 71%, और काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग की है। और जो कुछ खरीदारी हुई है वो इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, लॉन्ग पोजीशन भी बनाई है। विस्तार से आगे बात करेंगे। पुट कॉल रेशियो जस का तस है, अच्छी बात है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। यानी कि अभी भी बड़ा कंफर्टेबल लेवल पर अभी भी शॉर्ट्स हैं, ये एक अच्छा संकेत है पुट कॉल रेशियो के लिए। आज से विक्स 9% घटा है, तेजी की ओर इशारा करता हुआ दिख रहा था शुक्रवार को क्लोजिंग में, और वो होती हुई दिख भी रही है। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस अब आपके जो शुक्रवार की क्लोजिंग है 14,500 वही बनता है। एक बार वही रखिए, हम दिन के दौरान रिवाइज करेंगे और स्पेशली क्लोजिंग बेसिस पर मैं रिवाइज करके आपको दोपहर वाले शो में बताऊंगा भी। 33,300 फिलहाल आपका स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी पर। यहाँ भी स्टॉप लॉस फाइनली हम आगे रिवाइज करेंगे, ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे। शॉर्ट पोजीशन है तो वैसे तो होनी नहीं चाहिए, शॉर्ट काटने की राय हमने शुक्रवार को ही दी थी कि अब शॉर्ट मत रहिए, आप लॉन्ग पोजीशन की तरफ ही बने रहिए। और अगर आपको डर लगता है तो थोड़े से नीचे का आप एक पुट ऑप्शन खरीद कर जा सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का हेजिंग करने के लिए, आज से इंश्योरेंस के तौर पर। लेकिन अगर आप शॉर्ट है, तब मैं आपको छोटा स्टॉप लॉस दूंगा जो कि आपके खुलते ही ट्रिगर होने वाला होगा, और वो है 14,600 का। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, इतने 14,600 पे से तो बहुत ऊपर खुलेंगे, 700 के ऊपर खुलेंगे, उसके आसपास खुलेंगे, तो क्या मैं 200 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दूँ? आखिरी मौका अगर आपको रहना ही है बने शॉर्ट में तो 14,800 का रखिए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग। इंट्राडे और क्लोजिंग में आप 14,800 अगर आपका निकल जाए तो फिर शॉर्ट मत रहिएगा, ये वो आखिरी मौका है आपके लिए। बैंक निफ्टी सिमिलरली 33,600 के ऊपर आपकी आइडियली शॉर्ट कट जानी चाहिए, लेकिन वैसा होगा नहीं। तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी पर भी जिनको चांस लेना है उनके लिए 34,200 225 फाइनल लेवल बनता है, जिसके ऊपर आपको रहना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि वो बहुत दूर है इसलिए मैंने 33,600 का दिया है। आपको चांस लेना ही है कि नहीं, मुझे अब चूंकि इतना गैप से खुल रहा है थोड़ा और देखूंगा, तो फिर वो 34,500 निकल कर आ जाता है या 34,250 निकल कर आता है। अपनी अपनी रिस्क के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को जरूर रिवाइज कर लें। जी दीप। क्लियर है सर, तो ये तो रही एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल और किस हिसाब से आपको इन पोजीशंस को संभालना है। नई पोजीशंस आज कैसे बनाएंगे सर? माफ कीजिएगा, निफ्टी खरीदिए, 14,500 अभी का आपका स्टॉप लॉस है। बाद में स्टॉप लॉस को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब दीप 14,700 से 14,800 की रेंज में थोड़े इंटरेस्टिंग लेवल है और हर 25 पॉइंट पर रुकावट के लेवल है। छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, 14,700 725 750 775 800 हर 25 पॉइंट पर है। तो जैसा आपको 14,500 से 14,575 की रेंज में हर 25 पॉइंट पर रुकावट दिख रही थी, वो रुकावट अब आपकी 14,700 से 14,800 की रेंज में आ गई। 14,800 पार करते फिर आपके लिए 75 पॉइंट तक का रास्ता नॉन स्टॉप खुला हुआ है, फिर आप सीधा 14,800 तक 75 तक पहुंचेंगे। तो ये लेवल से खरीदारी करने के लिहाज से तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, समझिए 14,775 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस 14,725 हो गया, 800 हो गया तो 750 कर लें, उस हिसाब से आप ट्रेल करते चले, ये ज़्यादा बढ़िया। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 14,875 से 14,925 की रेंज में शॉर्ट करें। अब ये 325 से 425 पॉइंट 450 पॉइंट ऊपर का है। अब 400 पॉइंट तो निफ्टी बढ़ने से रहा, संभावना कम है,
तो लेकिन अगर आए इस रेंज में तो आपको जरूर शॉर्ट करना चाहिए 15,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 14,825, 14,775, 750 और 700 ये टारगेट होंगे आपके नीचे की तरफ। लेकिन शॉर्ट के मामले में मैं एक और आपको कॉल दे रहा हूं, और वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, जो बड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और जो एक चांस लेना चाहते हैं, वो चांस 14,800 के नज़दीक भी ले सकते हैं। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 14,750, 14,800 की रेंज में भी शॉर्ट करने का एक मौका बन सकता है, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट और लंबे स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है और वो 14,875 का है। अगर आपके रिस्क लेने की ताकत करना ही चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इंतजार करें बाय ऑन डिप्स का, थोड़ा नीचे आ जाए फिर से खरीदिए। 14,700, 600, 575, 550 ये लेवल्स नीचे की तरफ के बन सकते हैं और ये अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय जोन भी बनेगा। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर बेचना है 14,800 के करीब, एक बार बेच के छोटा मोटा आप चांस ले सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी खरीदिए 33,300 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 33,600 का बनता है, क्योंकि हम उसके ऊपर ही खुलेंगे इसलिए मैंने वो लेवल दिया ही नहीं। सीधा लेवल अब है 33,850 का पहला, 33,950 दूसरा, 34,000, 34,175, 34,225, 34,325, 425 और 500। ढेर सारे लेवल हैं और ये ढेर सारे लेवल्स इसीलिए है कि बाजार आज बड़ा कमाल दिखा भी सकता है, और बड़ा कमाल दिखा सकता है तो आपके पास लेवल हैंडी होने चाहिए। ज़रूरी नहीं हम 34,500 तक पहुँचे ही पहुँचे, भले 34,225 पे रुक जाएं, 175 या 325 तक पहुँचे, जहाँ भी पहुँचे आगे के लिए लेवल आपके हाथ में होने चाहिए, ताकि आप नोट करके रखें कि लेवल बनेंगे तो कहाँ तक के बनेंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, वो 34,325, 34,500 की रेंज में मौका ले सकते हैं शॉर्ट करने का। स्टॉप लॉस आपका 34,600 का होगा, और अगर आप शॉर्ट करते हैं तो नीचे का टारगेट 34,225, 34,175, 34,000, 33,850, 33,600 ये सारे लेवल है जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करने की राय नहीं है, यहाँ पर आप अपने लेवल से ही शॉर्ट कीजिए। एग्रेसिव ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा 34,000, 34,200 की रेंज में चाहें तो मौका ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आराम से कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस है। अगर बैंक निफ्टी ने डिसाइड कर दिया कि नहीं अब मैं बहुत हो गया, अब मुझे लीडरशिप लेनी है, तो फिर 34,500 तक की रेंज में पहुंच सकता है, और इसलिए हड़बड़ी से जल्दबाजी से शॉर्ट करने की राय यहां पर नहीं है, ये ध्यान में रखिए। जी दीप। क्लियर है सर। तो शॉर्टिंग का मौका मिलेगा अग्रेसिव ट्रेडर्स को, पर ध्यान रखिए क्योंकि बाजार तेजी के एक्शन में लौटते हुए दिख रहा है। अच्छा सर, इस एक्शन में जरा फंड्स का रोल भी समझाएं। एफआईज ने कैश में हल्की बिकवाली करी है, पर फ्यूचर्स में तो दमदार खरीदारी का फिगर आया सर। दीप, आमतौर पर ये होता ही है, और सीरीज की शुरुआत में अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है कि अगर शॉर्ट कवरिंग करनी है और अगर खरीदारी का रुझान बनाना है, और स्पेशली जब मार्च का महीना और कैश मार्केट में वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो, तो एफआईज के पास ऑप्शन नहीं है फ्यूचर्स में ट्रेड करने के अलावा। इसीलिए फ्यूचर्स में उन्होंने इंडेक्स में दमदार खरीदारी की है, जिसमें शॉर्ट कवरिंग भी है और फ्रेश खरीदारी भी, दोनों ही की है। अगर आप देखें तो 1880 करोड़ की खरीदारी एफआईज की फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में दमदार है किसी भी लिहाज से, और हाल ही के दिनों की सबसे बड़ी खरीदारी है। और इसके साथ साथ स्टॉक फ्यूचर 700 करोड़ से ज़्यादा के और खरीद डाले हैं, यानी कि आप देखिए कितना 2600-2700 करोड़ की अच्छी खरीदारी एफआईज की तरफ से होती हुई दिख रही है इंडेक्स में और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में। सामने 50 करोड़ अगर बेचा है तो फिर कोई बड़ी बात तो है नहीं, छोटा सा है। हाँ, कैश मार्केट की खरीदारी का आंकड़ा हमेशा वेटेज ज़्यादा रखता है, क्योंकि वो टिकाऊ और लंबी होती है। वायदा कारोबार में तो ऊपर नीचे चलता रहता है, थोड़ा ट्रेडिंग के लिहाज से भी, थोड़ा हेजिंग के लिहाज से भी होता है। तो जो हेजिंग के लिहाज से शॉर्ट्स से इंडेक्स में एफआईज के, वो उन्होंने काटे हैं सीरीज़ की पहले दिन। ये काम वो शुक्रवार को भी कर सकते थे, गुरुवार को भी कर सकते थे सीरीज़ के आखिरी दिन, लेकिन पता नहीं उस दिन इंडेक्स बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर हुए। शुक्रवार को पहले ही दिन सीरीज़ की शुरुआत में अप्रैल सीरीज में ये पोजीशन कटती हुई दिखी, जो अच्छा संकेत है। लेकिन मुझे सरप्राइज़ इस बात को लेकर हुआ कि घरेलू फंड है, और अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ कि कोई बड़ी ब्लॉक डील हुई हो तो मुझे याद तो नहीं आ रहा। आई डोंट नो, वैबको ऑफर फॉर सेल इसमें तो शायद इंक्लूड नहीं होना चाहिए, पर पता नहीं। लेकिन फिर भी 1700 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा घरेलू फंड का है, वो अच्छा मजबूत नज़र आ रहा है, बड़े दिनों बाद नज़र आया। तो आई एम श्योर कुछ तो एडजस्टमेंट होगा जो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर ये आंकड़ा बढ़ा है। इस लिहाज से बढ़ा है कि फिर इसका मतलब ये कि घरेलू फंड्स को 14,500 के नीचे के लेवल ठीक दिखते हैं, जहाँ पर वो एंट्री करना, खरीदारी करना शुरू कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। तो ये है आंकड़े आपके लिए फ्लोस के लिहाज से। जी दीप।
बिल्कुल सर, तो डीआईएस की तरफ से दमदार एक्शन, एफआईज ने फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी करी है और सीरीज की अच्छी शुरुआत हुई है जैसा अनिल जी ने प्रेडिक्ट किया था। वायदा कारोबार के लिहाज से फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? बहुत ज़्यादा डेटा तो है नहीं दीप। सीरीज़ का पहला दिन था अप्रैल का, और वीकली सीरीज़ का भी। और चूंकि मार्च का महीना है तो कोई बड़ी पोजीशन तो है नहीं, लेकिन 14,700 एक बार पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां 22 लाख शेयर हैं कॉल्स में वीकली सीरीज़ में। 14,800 में 21 लाख शेयर, और एक्सपायरी परसों ही है। परसों ही ना, हाँ, आज मंगलवार है, कल परसों गुरुवार को हमेशा की तरह शुक्रवार फिर से छुट्टी है, तो 3 ही दिन का ट्रेड है इस हफ्ते। तो आपके लिए 14,700 के पार निकलते ही थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर होगी, और 14,800 आगे हल्की रुकावट का लेवल है जहां 21 लाख शेयर है। तो बेसिकली वायदा कारोबार के डेटा ये बता रहे हैं कि गैप से खुलने के बाद 14,700 के नीचे जाना नहीं चाहिए और 14,800 के ऊपर निकलना आसानी से नहीं चाहिए। तो ये 100 पॉइंट की रेंज में शायद बाजार पूरे दिन वक्त बिताने की कोशिश करें, और गैप से खुलने के बाद मैं गिनूंगा भी ऐसे ही कि 14,800 के ऊपर और बुलिश, 14,700 के नीचे थोड़ा सावधान। सिंपल है, मेरे लिए डेटा एकदम क्लियर कट है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आप खुलेंगे 34,000 के आसपास, 33,850 34,000 की रेंज में खुलने चाहिए, ऐसा डेटा में दिख रहा है। 34,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 8 लाख शेयरों का बैंक निफ्टी में। उसको पार करने के बाद आपको शॉर्ट कवरिंग और आती दिखेगी, जो 200 से 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी पर ऊपर की जगह खोलेगी। 8 लाख शेयर वहां पर है, तो बैंक निफ्टी पर एक ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है 34,000 का, उस पर आपको रखनी है नजर। निफ्टी पर 14,700 14,800 की रेंज पर रखनी है नजर। जी दी, क्लियर है सर, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए, दमदार एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। सर, इसके साथ साथ आज तो आईपीओ मार्केट में भी एक्शन है और सबसे अवेटेड लिस्टिंग नजारा, क्या राय देंगे आज इस पर, लिस्टिंग पर कैसा एक्शन देख रहे हैं? फाइनली दीप, जो लिस्टिंग को लेकर लोगों में मायूसी का माहौल है, वो शायद आज नज़ारा से खत्म होता हुआ दिखे। वैसे एक चीज़ बताऊँ, आजकल जैसे सूर्योदय है, सूर्योदय तो भरा ही कम था, और हमने तो राय भी दी थी कि लिस्टिंग गेन के लिए आज से लगाइए मत। आज मैनेजमेंट भी है 10:30 बजे, उनसे बात करेंगे कि इतनी ढीली लिस्टिंग की वजह। दूसरे बाकी अनुपम वगैरह हुआ, जिनकी लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन जब इशू 100 125 150 गुना इज़ माई ट्रिप है, हालांकि शुक्रवार को बढ़ गया काफ़ी तेज़ी से, लेकिन जब लिस्टिंग इतनी ढीली हुई, फिर भी सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग दुखी नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट ही नहीं मिले। 100 150 गुना अगर इशू बढ़ता है तो अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो जब खराब लिस्टिंग पर आप दुखी नहीं हुए, तो मुझे नहीं लगता कि आज नज़ारा की मजबूत लिस्टिंग पर बहुत लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, और उसकी वजह यह है कि यहाँ भी हाल वही है, हार्डली अलॉटमेंट मिले होंगे। 250 गुना अगर इशू भरा है तो अलॉटमेंट आएंगे कहाँ से, मिलेंगे कहाँ से, लेकिन लिस्टिंग दमदार होगी, इस बात की आप संभावना रख सकते हैं। 1101 रुपये की इशू प्राइस थी। मेरा ये समझना है कि लिस्टिंग कहीं न कहीं आप ऊपर मजबूत 1850 रुपये की रेंज में होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर लिस्टिंग होनी चाहिए। आपको सिंपल एक 1700 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है शुरुआत में, और उसके बाद स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चले और होल्ड करें अगर आपको मिला है। ये इशू है, ये कंपनी ऐसी जो मुझे लगता है कि महंगी थी, महंगी है और महंगी ही रहेगी, और इसमें फंड्स का और लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। नए तरीके का अपना अलग बिजनेस है, इसलिए अगर आपको सौभाग्यशाली और अलॉटमेंट मिले तो बेचने की जल्दबाजी ना करें, छोड़कर ना निकले। हालांकि इन लेवल्स पर वैल्यूएशंस महंगे हैं, महंगे तब भी थे 1100 रुपये की इशू प्राइस पर, 1101 रुपये की इशू प्राइस पर, 1800 रुपये पर और महंगे होंगे, 2000 पर और महंगे होंगे, और वो महंगा रहने वाले है। तो मेरा ये समझना है जो भी हाई बनाए ये इशू लिस्ट होने के बाद स्टॉक, उससे 100 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए और ट्रेल करते चाहिए। फिलहाल 1700 का रखिए, समझिए 1900 हो जाता है आपका स्टॉप लॉस, 1800 कर लीजिए, 1800 हो जाता है 1700 कर लीजिए, 1700 के नीचे आता है और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो थैंक यू वेरी मच, बेच कर निकल जाइए। 2000 हो जाता है 1900 कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपसाइड को रख सकते हैं। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, बड़े गेंस भी इवेंचुअली आ सकते हैं इस आईपीओ में, क्योंकि लिस्टिंग के बाद मुझे लगता है क्यूआईबी का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बना रहेगा, ऐसा मेरा समझना है। तो उस लिहाज से आपको होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस अपने डिसिप्लिन के तौर पर हमेशा रखना है। क्लियर है सर, तो स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के तौर पर रखना है, पर बड़े लिस्टिंग गेन और आगे जाकर और अच्छे गेन्स के लिए एक्सपेक्ट करिए। जैसा अनिल जी ने कहा, स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली आपको अपना ट्रेल करना है। तो नज़ारा के लिस्टिंग पर रहेगी नज़र, 10 बजे सुबह वो होगा, और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस का मैनेजमेंट भी हमारे साथ आज जुड़ने वाला है, उनसे भी जानेंगे उनके आगे के प्लान्स क्या हैं लिस्टिंग के बाद। पर आइए आपको बता दें आज कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नज़र, खबरें कहाँ पर आ रही हैं और ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है। कुशल, वरुण और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड इंडिया यहाँ पर बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। इसके अलावा डेन नेटवर्क और हैथवे केबल का ओएफएस जो है आज रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। साथ ही जेट एयरवेज यहाँ पर 21st मीटिंग जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनकी होने वाली है। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 और स्टॉक्स जो हैं वो एक्स डिविडेंड होते हुए नजर आएंगे, खासकर कोलगेट पामोलिव, एसीसी और साथ ही अगर आप देखें तो बायबैक की भी एक्स डेट जो है वो आरती ड्रग्स की आज होती हुई दिखेगी। बारबेक्यू नेशन, इसका भी आईपीओ की अपडेट आई है। फाइनल अपडेट जो है आईपीओ कुल करीब 6 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है। साथ ही जो रिटेल निवेशकों का हिस्सा है वो करीब 13 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था। साथ ही डेन नेटवर्क्स और हैथवे केबल के ओएफएस की अपडेट भी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो रिटेल निवेशक है उनके लिए तो ये खुलता हुआ नजर आएगा ही। इनफैक्ट यहां पर डेन नेटवर्क जो है ओएफएस के जरिए करीब 270 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसका फ्लोर प्राइस ₹48.5 प्रति शेयर तय किया गया है। साथ ही नॉन रिटेल निवेशकों का जो हिस्सा है वो करीब 1.2 टाइम्स इसका बढ़ता हुआ दिखा था। हैथवे के केस में 853 करोड़ रुपए ये ओएफएस के जरिए जुटाएंगे, जिसमें जो फ्लोर प्राइस है वो 25.25 पर शेयर रखा गया है। और नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा नहीं भरता हुआ दिखा है, करीब 0.4 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। साथ ही वैपको इंडिया, इसके भी ओएफएस अपडेट आए हैं, जिसमें कुल ओएफएस 2.7 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। रिटेल हिस्सा 1.7 टाइम्स भरा है और जो नॉन रिटेल हिस्सा है ओएफएस का वो करीब 3.4 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट ओएफएस के जरिए जो प्रमोटर्स हैं वो अब करीब 12.7% तक हिस्सेदारी बेचने की इनकी योजना है। साथ ही एमएमटीसी और एनएमडीसी ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि हमारी खबर जो थी एनआईएनएल को लेकर उस पर मोहर लगती हुई नजर आई है। एनआईएनएल के निजीकरण के लिए काफ़ी सारे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलते हुए दिखे हैं सरकार को। और यहाँ पर एमएमटीसी की एनआईएनएल में करीब करीब 50% हिस्सेदारी है और एनएमडीसी भी ऑलमोस्ट 10% जो है इस स्टॉक में होल्ड करता हुआ दिखता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और क्रूड बेस्ड इम्पैक्ट भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में आता हुआ नजर आएगा। जहाँ पर अगर आप देखें तो 29 मार्च को जो सुएज कैनाल में जो जैम लगा हुआ था जिस वजह से वो खुलता हुआ दिखा है, तो इस वजह से शिपिंग स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर के लिए पहली कॉल जो है वो 17 मई से लेकर 31 मई ये तारीख आ गई है। पहली कॉल में ₹314.25 प्रति शेयर जमा करने होंगे। साथ ही जो पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर की दूसरी कॉल है वो भी 15 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक तारीख तय की गई है और दूसरी कॉल में ₹628.50 प्रति शेयर जो है आपको जमा करने होंगे। एनबीसीसी ये पॉजिटिव है इनके लिए, क्योंकि नेताजी नगर और नई दिल्ली रीडेवलपमेंट के लिए जो है 1356 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। तो एनबीसीसी भी इस खबर की वजह से आज पॉजिटिविटी दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज एक्शन दिखेगा। कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो बीपीसीएल, इंजीनियर्स इंडिया और ऑयल इंडिया, क्योंकि यहाँ पे नुमालीगढ़ रिफाइनरी में हिस्सा बिक्री की जो प्रक्रिया है वो अब पूरी हो चुकी है। रिफाइनरी में ऑयल इंडिया की हिस्सेदारी 80.16% हुई है, इंजीनियर्स इंडिया की हिस्सेदारी 4.37% हुई है और बची हुई हिस्सेदारी जो है वो असम सरकार को 500 करोड़ में बेची गई है। एशियन ग्रेनेटो, यहाँ पे जो प्रमोटर्स है उन्होंने वारंट्स को कन्वर्ट किया है। 9.6 लाख शेयर जो है अलॉट किए गए हैं प्रमोटर्स को इस कन्वर्शन के चलते। कल्याण ज्वेलर्स, हाल ही की लिस्टिंग, ये कंपनी 24 अप्रैल को करीब 14 शोरूम्स खोलने वाली है। 7 राज्यों में एक साथ 14 शोरूम जो है वो खोलेगी ये कंपनी और पहली तिमाही में रिटेल फुटप्रिंट जो है 13% तक बढ़ाने की यहाँ कंपनी की योजना रखी गई है। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन, वेरोरा कुर्नौल ट्रांसमिशन के लिए एसएल इंफ्रा के साथ इस कंपनी ने करार किया है। 3,370 करोड़ में 1750 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का अधिग्रहण जो है इस कंपनी ने कर लिया है। ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज पे नजर रखिए, क्योंकि एमजी मोटर्स और अन्य ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी केपेक्स कर रही है। करीब 80 करोड़ के आसपास की क्षमता विस्तार के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। गुजरात में नया प्लांट एक कंपनी जो है वो लगाने वाली है। FY22 की 30 तिमाही तक ये प्लांट की क्षमता विस्तार जो है वो पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मिंडा इंडस्ट्रीज यहाँ 4 व्हीलर, लाइटिंग और अलॉय व्हील सेगमेंट में क्षमता विस्तार के लिए इस कंपनी के बोर्ड ने जो है वो मंजूरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं जो ऑटो कंपनीज है लगातार क्षमता विस्तार कर रही है, तो इसके चलते ऑटो एंसिलरी कंपनियां जो है तो वहां पे नजर रखिएगा। हेल्थ केयर ग्लोबल, यहाँ पे एकेसो कंपनी पीटी लिमिटेड ने करीब 46.80 लाख शेयर्स खरीदे इस कंपनी के, लेकिन सुंदरम म्यूचुअल फंड ने बेचे हैं। सुंदरम बीएनपी पारिबास स्मॉल कैप फंड ने करीब 9,26,000 शेयर बेचे हैं और सुंदरम बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड ने करीब 30 लाख शेयर बेचे। तो कुल मिलाकर करीब करीब 40 लाख शेयर्स के आसपास सुंदरम म्यूचुअल फंड ने बेचे हैं। कुछ इंसाइडर ट्रेड्स, जिसमें एलेम्बिक फार्मा प्रमोटर ने यहाँ 2 लाख शेयर बेचे हैं 24 मार्च को। धनी सर्विसेज, यहाँ पे प्रमोटर्स ने 8 लाख शेयर्स खरीदे हैं 26 मार्च को
गोदरेज इंडस्ट्रीज प्रमोटर्स की तरफ से लगातार बिकवाली यहाँ जारी है। यहाँ 22 मार्च और 23 मार्च को प्रमोटर्स ने 1,40,000 शेयर्स के आसपास खरीदे और रेमंड यहाँ पे भी प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हो रही है। 25 मार्च को 2,20,000 शेयर्स प्रमोटर्स ने इस कंपनी में खरीदे हैं। बताइए, ये आप बता रहे थे जी एक साथ 14 शोरूम खोलने वाला है कल्याण ज्वेलर्स, और वो भी 24 तारीख को, 24 अप्रैल को। डेफिनेटली अनिल जी, कुछ खास बात है? हाँ, कोई खास तो नहीं अनिल जी, लेकिन 7 राज्यों में एक साथ खोलने वाले हैं। ये अपडेट इन्होंने दिया है। तो 24 अप्रैल की डेट की क्या अहमियत है? अनिल जी, ये तो देखना पड़ेगा, अभी तक मैंने इस पर रिसर्च नहीं की कि 24 तारीख क्वेश्चन को क्या चेक करो। update है, ऐसा क्या हो अक्षय रहा है। तृतीया, अक्षय तृतीया सब वही चेक कर रहा हूँ। हाँ, अप्रैल में आती है ना आमतौर पर। हाँ, हाँ, जरा चेक करके पता चला कि अक्षय तृतीया के दिन 14 शोरूम एक साथ खोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। तो ये ढेर सारी खबरें हैं जहाँ पर और एक्शन है कि सारी की सारी नए शोरूम खुलने की तैयारी है, कुछ फंड एक्शन भी है। आइए, FIR रिपोर्ट्स भी तैयार है। आशीष हमारे साथ। आशीष, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? बताएं आशीष अपनी रिपोर्ट्स। अनिल जी, स्टील कंपनीज पर देखिए फोकस लगातार बना हुआ है। CLSA की आज बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर एक कहा जा रहा है कि अभी भी मांग में बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले अगर आप देखें तो घरेलू कीमतें फिलहाल 10% के डिस्काउंट पर हैं। टाटा स्टील पर इन्होंने खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ाया है। 860 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 950 कर दिया है। करीब 765 के आसपास की क्लोजिंग है। JSW स्टील यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। बिकवाली के राय को बदलकर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 340 से बढ़ाकर 490, 445 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि स्टील कंपनीज में अगर आप देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आकर्षक नजर आ रहा है। सिर्फ CLSA ही नहीं, अगर आप देखें तो JP मॉर्गन भी बुलिश बरकरार रखा है। 960 से लेकर 1100, यानी CLSA के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ज्यादा बुलिश है। इसके अलावा अगर आप देखें तो JSW स्टील यहाँ पर 430 से बढ़ाकर 510 कर दिया है। और सेल पर भी देखें तो काफी ऊंचे लक्ष्य दिए, क्योंकि शुक्रवार की क्लोजिंग 77 रुपए के आसपास की है और इन्होंने जो लक्ष्य है वो 90 से बढ़ाकर 105 रुपए का कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की JSW स्टील पर एक स्टैंड अलोन रिपोर्ट आई है जहां पर एक कहा जा रहा है कि इन्होंने जो भूषण पावर का अधिग्रहण किया है, इससे कहीं ना अगर आप देखें तो पूर्वी राज्यों में इनकी पकड़ मजबूत होती हुई नजर आएगी। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 590 के लक्ष्य के लिए। ऑटोमोबाइल कंपनीज पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां पर मारुति पर ओवरवेट की रेटिंग थी, लेकिन को घटाया है। 8,775 से घटाकर इन्होंने 8,400 का लक्ष्य दिया है। अशोक लेलैंड पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 155 से घटाकर 145, 134 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि मांग में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टू व्हीलर स्टॉक्स पर भी इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। TVS पर अंडरवेट की रेटिंग दी है 393 रुपए के लक्ष्य के लिए। हीरो मोटोकॉर्प पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य में काफी ज्यादा कटौती की है, 3,718 से घटाकर 2,424 रुपए किया है। आयशर मोटर्स यहाँ पर 3,280 से घटाकर 3,198, और ये मान रहे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रांजिशन हो रहा है, खासतौर पर अगर आप देखें तो टू व्हीलर सेगमेंट में ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है, जिसके चलते इन्होंने लक्ष्य को घटाया है। HUL CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 2,952 रुपए के लक्ष्य के लिए। डॉक्टर रेड्डीज क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 5,200 रुपए के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि US में जो नए लॉन्चेस होंगे उससे फायदा देखने को मिलेगा। सीमेंट स्टॉक्स पर एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, लेकिन रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। श्री सीमेंट की रेटिंग को डाउनग्रेड कर अभी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, 29,835 रुपए का लक्ष्य है। अल्ट्राटेक सीमेंट आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 7,848 के लिए, लेकिन मान रहे कि FY22 में अगर आप देखें तो प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिलेगा। आखिरी रिपोर्ट है ICICI बैंक पर ब्रोकरेज हाउस CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं 800 रुपए के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि मजबूत ग्रोथ है, मार्जिन स्थिर है। जेफरीज मान रहे कि HDFC बैंक की तुलना में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन 55% के भारी डिस्काउंट पर है। इन्होंने लक्ष्य 700 से बढ़ाकर 780 कर दिया है। ओके, तो ये हैं ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार है और वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुड मॉर्निंग। लंबे वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। करिए शुरुआत। वागले साहब बनाएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे या पिक ऑफ द वीक है गोदरेज CP।
710 का बंद है। इसमें फ्राइडे को भी अच्छी एक्शन देखने को मिली थी। मुझे लगता है ये एक्सटेंडेड मूव की शुरुआत आज होनी चाहिए। 710 का बंद है, 695 का मेरा स्टॉप लॉस है और मुझे लगता है ये हफ्ते में 756 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, पूरे हफ्ते के लिए, भले हफ्ता छोटा हो 3 दिन का, लेकिन वागले साहब के टारगेट है 756 के गोदरेज कंज्यूमर में। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका स्टॉक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आज के लिए जो स्टॉक है मेरे को लग रहा है ऑटो सेक्टर में टीवीएस मोटर पे ध्यान रखें। टीवीएस मोटर आज के लिए और इस हफ्ते के लिए एक अच्छा पिक बन सकता है। स्टॉक पिछले 10 से 15 दिनों में एक करेक्शन दिखाने के बाद अब एक अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है, जिसमें आज अगर 570 के ऊपर सस्टेन करता है तो 585 से लेके 600 रुपए तक के लेवल टीवीएस मोटर में जल्दी ही 2 से 4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आज और इस हफ्ते के लिए टीवीएस मोटर में खरीदारी करें, 557 का स्टॉप लॉस लगाएं, 585 से 600 तक के टारगेट टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है खरीदारी की राय टू व्हीलर स्टॉक टीवीएस मोटर्स में। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपने क्या चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मैं भी एक जानदार मतलब कि रिसर्च करके लाया हूँ। पिक ऑफ द वीक है मेरा ई क्लार्क सर्विसेज। टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है और स्टॉक एक ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 1008 का स्टॉप लॉस है। 1100 के टारगेट के लिए ई क्लार्क सर्विसेज पे खरीदारी की राय है। रिसर्च करके आए हैं, ऐसा आप बता रहे हैं, तो क्या इस वीकेंड पे और कल आपने होली नहीं मनाई ढंग से, ज़्यादा खेले नहीं आप? नहीं अनिल जी, एक्सटेंडेड अनिल जी वीकेंड था। होली तो अनिल जी हो गई, उससे पहले भी छुट्टियां थी और रिसर्च पूरी करी अनिल जी। डेट फ्री कंपनी है, 53% प्रमोटर होल्ड करते हैं, 12% म्यूचुअल फंड, 18% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। और अनिल जी जिस तरीके से दिल्ली में कोविड फैल रहा है तो अनिल जी यहाँ तो काफी लोगों ने परहेज करा है। तो अनिल जी मैंने भी होली से परहेज करा है और मेरे चेहरे और अनिल जी हाथों से पता चल रहा होगा कि मैंने होली नहीं खेली है। बिल्कुल, आपका ओरिजिनल कलर बरकरार है, लेकिन बिल्कुल जो डेटा आपने दिया उससे पता चल गया कि रिसर्च भारी भरकम और पूरी की है आपने, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे लगा कम से कम और बाकी परहेज करें। कुणाल जी को तो होली खिलाने पहुंच ही जाते हैं, बट ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी जरूरी है। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले अगर आपके पास वक्त हो तो 2 छोटे से सवाल मासूम से अनिल जी हैं। हाँ, तो आप कहे तो मैं पूछ लूं। 3:30 बजे तक वक्त ही वक्त है अपने पास में। तो ठीक है अनिल जी, देखिए पहला सवाल अनिल जी, आपकी तस्वीरें देखी मैंने कल। हाँ, और अनिल जी आप तो होली खेलकर आपने तस्वीरें भी डाली। तो अनिल जी 2 छोटे सवाल हैं। एक तो अनिल जी वो शिल्पा शेट्टी जी वाली तस्वीर आपने डाली नहीं, और दूसरा अनिल जी जो टी शर्ट पहनकर आपने होली खेली है अनिल जी, ये टी शर्ट पहनकर तो आमतौर पर लोग पार्टीज में जाते हैं, क्या बात है, आप वो पहनकर अनिल जी होली खेल रहे हैं, तो ये कुछ माजरा समझ नहीं आया अनिल जी। ना वो पुरानी है, बहुत पुरानी है। तो होली के दिन कोई ऐसा, मतलब मैं इतना समझदार तो हूँ कि नए कपड़ों से तो बिल्कुल नहीं खेलूंगा। और दूसरा, जहाँ तक सवाल है उसका अरेंजमेंट तो आप ही को करना है पहली वाली होली का। अभी तो जो अवेलेबल है और सोशल डिस्टेंसिंग के माहौल में फैमिली के साथ होली खेल रहे, वही अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है जो कल मैंने हासिल कर लिया। हाँ, बाकी सवाल ये कि इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती कि आपका 1 रुपये में 5 चवन्नी हो, वो वाली बात है ना कि तो पुरानी टी शर्ट भी अगर आपको नहीं लग रही है तो बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू वेरी मच, आपको तस्वीरें पसंद आई। बताएं कुणाल जी, आज की आपकी पिक। अरे जी देखिए, आज खरीदा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल को। सेल का चार्ट अनिल जी मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसके डेली चार्ट पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बना है, वीकली चार्ट पर भी एक ज़बरदस्त पैटर्न बना है और हमने शुक्रवार को एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है न केवल अनिल जी आज के लिए बल्कि आने वाले 2-3 सत्रों के लिए स्टील अथॉरिटी को लेकर के चलें। मेरा टारगेट कुछ 85 रुपये का, 85 का 3-4 दिन का टारगेट है। शॉर्ट टर्म टारगेट 81 रुपये का, 81 का है। तो स्टील अथॉरिटी बाय करें, 74 रुपये पर स्टॉप लॉस रख लें। 81 और 85 ये 2 टारगेट्स हैं जिसके लिए सेल में खरीदारी करें। 81 और 85 2 टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए सेल पर। जय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी आज जो मैंने स्टॉक चूज़ किया है वो है एशियन पेंट्स। बर्जर पेंट्स मैंने चूज़ किया था। इनफैक्ट हमने फ्यूचर्स ऑप्शंस दोनों में ही दिया था और दोनों की टारगेट्स अच्छी तरह से हासिल हुए। और अब एशियन पेंट्स मुझे ऐसा लग रहा है खरीद कर चलना चाहिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक में क्लियरली एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट हमें देखने मिला है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से अनिल जी ये स्टॉक में एक रिवर्सल किया है, एक अच्छा बॉटम, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक में लगभग 2640 तक के लेवल्स हमें एशियन पेंट्स में देखने मिलने चाहिए। इसको खरीद कर चलना चाहिए। स्टॉप लॉस नीचे में रहेगा 2450 का, 2450 का स्टॉप लॉस, 2640 का टारगेट रहेगा। एशियन पेंट्स खरीद के चल सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए एशियन पेंट्स में खरीदारी करने की राय जय की तरफ से। किरण जी भी लंबे ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण जी, स्वागत है आपका। और आपको तो पिछले हफ्ते हम होली की शुभकामनाएं भी नहीं दे पाए, तो बिलेटेड होली विशेष आपको। एकदम फिट एंड फाइन है? एब्सोल्युटली, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आप जी के सारे दर्शकों को आपका प्यार इससे एकदम फिट एंड फाइन, रेडी टू गो। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चलिए, तो स्वागत है, तैयार हो जाइए पूरे एक्शन वाले दिन के लिए। बताएं सर, पहले अपनी पिक ऑफ द डे के साथ करिए शुरुआत। देखिए, मेरा भी पिक ऑफ द डे और वीक एशियन पेंट्स ही रहेगा। एशियन पेंट्स ने, जैसे अभी जय ने कहा, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नजदीक है 2470 क्लोजिंग बेसिस पे। फर्स्ट आज के लिए 2550 2555 के टारगेट्स पर मेरा मानना है कि अगर एक हफ्ते का वक्त देते हैं तो 2650 से लेकर 2700 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ये है आपके लिए राय एशियन पेंट्स में खरीदारी करने की। तकनीकी तौर पर चार्ट्स हैं बेहद मजबूत। जिस तरह की क्लोजिंग दमदार 4% की ऊपर शुक्रवार को देखने को मिली है। सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, सुप्रभात। बताएं सर, आपने कौन सा शेयर चुना है आज? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। आज 3 in 1 स्टॉक है। पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक, पिक ऑफ द मंथ, सब 3 in 1 है। और वो स्टॉक है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। टारगेट होगा 96 का। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, 39,000 ऑड करोड़ का। Q4 मतलब ये क्वार्टर के नतीजों में रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके कारण डेट गिरेंगे। अगले साल 10,000 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू और ईपीएस 4 रुपए का 8 रुपए हो सकता है ईपीएस अगले साल। बहुत दमदार कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्पेस में। एनसीसी टारगेट होगा 96। 96 रुपए के टारगेट के लिए एनसीसी में करें खरीदारी। ये राय है आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए कुछ स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में, वहां पर राय ली जाए हमारे सारे एक्सपर्ट से। इंसेक्टिसाइड्स, जरा इसके चार्ट देखिए बंसल जी, और राय दीजिए अपनी। आज बोर्ड बैठक है, इसमें बायबैक पर विचार किया जाएगा। क्या उससे पहले कोई खरीदारी का मौका आपको नजर आता है? देखिए अनिल जी, चार्ट्स पॉजिटिव हैं और ऊपर में 510 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो जिनके पास है न्यूज़ के चलते अगर ऊपर में 510 के लेवल्स आते हैं तो प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। बड़ी तेजी इसमें तभी देखने को मिलेगी जब 510 के लेवल्स टूटेंगे, उसके ऊपर सस्टेन करेगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जिनके पास है बने रहे 510 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। एमएमटीसी, इसके चार्ट देखिए सुमित जी, राय दीजिए। पिछले हफ्ते हमने खबर भी की थी कि इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 29 मार्च तक आना चाहिए और उसके बाद अगले चरण में ये इसका डिसइन्वेस्टमेंट वाला प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। एमएमटीसी की 50% हिस्सेदारी है, एनएमडीसी की 10% हिस्सेदारी है। और दीपम सेक्रेटरी ने ट्वीट करके ये कहा कि ज़बरदस्त रेस्पॉन्स भी मिला है और दूसरे चरण में इसके डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया भी आगे पहुँच चुकी है, यानी कि अच्छी खबर एमएमटीसी को लेकर। चार्ट्स देखिए, बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक के चार्ट्स भी अच्छे हैं। स्टॉक में लोअर लेवल से वन वे तेजी देखने को मिल रही है और अभी 42 रुपए तक तो आ चुकी है और ये स्टॉक जल्दी हाफ सेंचुरी मारेगा। यानी स्टॉक का यहां से इमीडिएट ऊपर में शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा 47 रुपए से लेके 50 रुपए तक का। और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में जैसे ही स्टॉक 50 का लेवल तोड़ के ऊपर सस्टेन करेगा तो एमएमटीसी में आने वाले दिनों में 60 रुपए से लेके 75 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया लॉन्गर टर्म का बात। फिलहाल शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं तो 47 रुपए 48 रुपए इमीडिएट टारगेट है। 47 48 या फिर 50 रुपए तक के लेवल बहुत जल्दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एमएमटीसी में देखने को मिलने चाहिए। तो होल्ड करके चले पोजीशंस। ओके, होल्ड करें, ये है आपके लिए राय। एमएमटीसी में यहां से भी अपसाइड बन सकती है। बायोकॉन एक और कंपनी है। सिद्धार्थ जी, जरा इस पर आप राय दीजिए। ब्राजील की एक कंपनी के साथ इन्होंने किया है करार, वहां पर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पसंद है आपको बायोकॉन? देखिए अनिल जी, पॉजिटिव खबर है, बट बायोकॉन में एक प्रॉब्लम जो दिख रही है वो है कि बायोलॉजिक्स के जो हेड है, लीडर है, उन्होंने रिजाइन किया, अब दूसरा आया है। तो अब ये क्या है कि बायोलॉजिक्स ही मेन क्रक्स है बायोकॉन का। अगर आपको खरीदना हो गिरावट पे खरीदे, और आज अगर आपको कुछ खरीदना हो फार्मा से तो डॉक्टर रेड्डी और डीवीज लैब, ये दो को खरीद सकते हैं।
ओके, डॉक्टर रेड्डीज और डीवी लैब। डॉक्टर रेड्डीज के लिए फिर से खबर आ रही है कि स्पुतनिक 5 जो ये लॉन्च करने वाले हैं वैक्सीन, वो हफ्ते भर में आगे उसमें बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं। इसकी भी तैयारी चलती हुई दिख रही, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। एशियन ग्रेनिटो, जरा जय इसके चार्ट्स देखिए और बताइए। यहाँ पर प्रोमोटर्स ने और 9.5 लाख शेयरों को वारंट से इक्विटी में कन्वर्ट किया है, लगभग 3%। लगातार एशियन ग्रेनिटो के प्रोमोटर्स टुकड़ों टुकड़ों में अपनी वारंट्स को इक्विटी में बदल रहे हैं। चार्ट्स पर क्या है आपकी राय? अनिल जी, ओवरऑल ये स्टॉक में अगर हम देखें तो बहुत ही क्लियर हमें सेल ऑफ देखने मिला है पिछले कुछ साल में और पिछले कुछ दिनों में। और इनफैक्ट जो हिसाब से अनिल जी मैं कहूँगा कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं लो लेवल्स पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद ऐसा हो सकता है कि हमें और भी गिरावट देखने मिले। ये स्टॉक में सपोर्ट करीब बन रहा है ऑन द लोअर साइड 109 से लेकर 115 की रेंज में, 109 to 115 की एक रेंज है जहाँ पर ये स्टॉक में अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए। वहाँ पर ये जो सेलिंग हमें देखने मिली है दैट शुड टेक हॉल्ट। अगर वो लेवल्स पर आता है तो डेफिनेटली इसको खरीदे, बिकॉज लॉन्ग टर्म अगर चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ अनिल जी तो मुझे नहीं लगता है कि इतना खराब होगा लॉन्ग टर्म में। बट शॉर्ट टर्म में जो हिसाब से वॉल्यूम बेस हमें इसमें क्लियरली सेल ऑफ देखने मिल रहा है, एक अच्छा रिवर्सल चाहिए। या तो 109 115 के रेंज में आप खरीदे, या तो ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट आए अबाउट 160 तो खरीदे। अदरवाइज ये स्टॉक में कोई मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने नहीं मिलेगा। ठीक बात है, 160 के ऊपर निकले तो ही खरीदना है, फिलहाल नहीं। वागले साहब, JSW स्टील के चार्ट्स देखिए और बताइए क्या करना है। रिपोर्ट्स 3 आई है। CLSA ने टारगेट 490 नज़दीक है और JP मॉर्गन के 510 के, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने 590 के टारगेट दिया। और मेटल सेक्टर पर रिपोर्ट दमदार आई है CLSA की तरफ से भी और मॉर्गन की तरफ से भी। JSW स्टील क्या ग्लोबल मार्केट्स की तेजी में दौड़ लगाएगा आज? टर्म मिसिंग है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरा 490 का पोजिशनल टारगेट है, 490 500 पकड़ के चलिए। अभी 400 445 450 के आसपास है, तो 400 और 500 ये स्टॉक की रेंज रहेगी। तो थोड़ा अपसाइड बिल्कुल है, 8 से 10% का अपसाइड वो आज होगा, आज के हफ्ते में होगा, या 3-4 मतलब 2-3 और दिन ज्यादा लगेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन 500 तक स्टॉक जा सकता है। 500 तक स्टॉक के जाने की तैयारी में है। ये है आपके लिए राय। इस वक्त JSW स्टील स्टॉक दमदार एक्शन में रह सकता है। किरण जी, ICICI बैंक पर आप राय दीजिए। ये स्टॉक भी मजबूती के साथ बैंक निफ्टी को लीड करते हुए नजर आया था शुक्रवार के सेशन में। जेफरीज ने तगड़ा टारगेट दिया है 780 का और CLSA ने दिया है टारगेट 800 रुपये का। उनका ये मानना था कि HDFC बैंक के मुकाबले में इनके वैल्यूएशंस बेहद सस्ते हैं। लगाएगा दौड़ आज? थोड़ा सा इधर से और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। 570 एक अच्छा सपोर्ट है। मेरा मानना है कि अभी 600 एक बहुत बड़ा बैरियर रहेगा, 595 600 जो कि ऊपर से नीचे जब आ रहा था वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मेरा मानना है कि ये एक बार निकल जाए तो इधर से और भी मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। पर मेरा मानना है कि ये पहले टारगेट्स मान के चलने चाहिए, 1 स्टेप एट अ टाइम। NBCC, सुमित जी जरा इसके चार्ट्स देखिए। आपका फेवरेट स्टॉक और यहाँ पर 1356 करोड़ का ऑर्डर और नई दिल्ली में इन्हें मिला है, बताएं सर। चार्ट्स अच्छे दिख रहे हैं अनिल जी NBCC के। पिछले कुछ दिनों में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा गिरावट और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला है, लेकिन जल्दी स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव रिज्यूम करेगा। 47-48 रुपए का इमीडिएट टारगेट बन रहा है। वो लेवल टूटने के बाद 52 रुपए से लेकर 55 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में NBCC के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है होल्ड करके चले, 44 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, रखें और ऊपर में 48 से 50 रुपए तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे NBCC के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए राय NBCC पर आती हुई। एक और स्टॉक है जो पूरा एक्शन में रहने की तैयारी में, वो है अदानी ट्रांसमिशन। बंसल जी, इसके चार्ट देखिए। 3370 करोड़ में अदानी ट्रांसमिशन ने SL इंफ्रा के साथ करार कर वरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन लाइन का अधिग्रहण किया है। बताएं अदानी ट्रांसमिशन के चार्ट पर अपनी राय। अनिल जी, राय पॉजिटिव है और ये स्टॉक एक नई टेरिटरी में निकला है। 840 के ऊपर नई टेरिटरी में निकला है। तो जिनके पास है 840 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। करेक्शन पर 840 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय होगी। ऊपर में शॉर्ट टर्म में 930 940 के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं। ओके।